नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में हम जो संडे का अपना टेस्ट आईडी नंबर 066 है मैथ्स पार्ट का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए दिया गया है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का अंतर 1 है तो बी स्क्वायर माइनस 4 सी की वैल्यू किसके बराबर हो। ठीक है, देखिए अगर ये द्विघात समीकरण है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो मान लेते हैं कि इसके मूल अल्फा और बीटा है, इसके रूट जो है वो अल्फा और बीटा है दोनों, है ना। तो रूट का डिफरेंस अपने को 1 दे रखा है, यानी अल्फा माइनस बीटा 1 गिवन। ये एक वैल्यू अपने को गिवन है। फिर हमें पता है कि रूट का जो सम होता है यानी दोनों मूलों का जो योग होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर। तो यहाँ पे देखो माइनस ऑफ माइनस बी और ए की जगह यहाँ 1 आ रहा है ना, तो 1 यानी प्लस बी होगा। ये दूसरी वैल्यू हमें पता है। फिर हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी मूलों का गुणनफल, दोनों का गुणा जो आता है वो सी अपॉन ए आता है ना। तो यहाँ सी और ए की जगह 1 है तो सी अपॉन 1 आ जाएगा यानी सी आएगा। ठीक है, अब इन तीनों से हमें क्या रिलेशन मिलेगा। देखो हमें पता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, ए प्लस बी के स्क्वायर में से ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस किया जाए तो 4ab बचता है, यानी यहाँ बचेगा 4 अल्फा बीटा। वैल्यू पुट कर देते हैं, ये तो बी दे रखा है अल्फा प्लस बीटा तो बी है, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया और 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा सी के इक्वल है, तो ये सी आ जाएगी। तो बी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 4c हो गया। तो इधर ले जाए 1 को इधर ले आए ना, बी स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट। 50 छात्रों की एक कक्षा के औसत अंक 60 है, मतलब 50 स्टूडेंट है टोटल, उनका एवरेज, सभी का एवरेज 60 है। उनमें से जो बॉयज हैं उनका 62 है और जो गर्ल्स हैं उनका 57 है। तो बताना है कि बॉयज कितने क्लास में। अब इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे। देखिए बॉयज और गर्ल्स, बॉयज का एवरेज है 62 और गर्ल्स का है 57 और दोनों को मिला दें तो है 60। ये मिक्सचर हो गया, एलिगेशन बन गया। रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा 3 और इनका डिफरेंस आएगा 2। ये आएगा इनके नंबर का रेशियो ना, नंबर ऑफ बॉयज 3 है और नंबर ऑफ गर्ल्स 2 है मतलब, है ना। टोटल करें तो 5 हो रहा है, लेकिन टोटल स्टूडेंट 50 बोला हुआ है ना क्वेश्चन में। टोटल स्टूडेंट 50 गिवन है तो 5 की वैल्यू 50 करेंगे, इसका मतलब 3 की वैल्यू क्या हो गई 30। तो नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 30 होंगे क्लास। आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग अपने को बनाना है। ये स्क्वायर है ना, इसकी साइड 14 सेंटीमीटर है। इसमें एक सर्कल बनाना है अपने को, इसमें एक सर्कल बना देंगे, तो बड़े से बड़ा सर्कल जो इसमें बनाया जा सकता है। बनाते हैं, देखिए ये इस तरह से डायग्राम बनेगा आपका। ठीक है, बड़े से बड़ा सर्कल जो इसमें बनाया जा सकता है वो हमने बना दिया इस स्क्वायर में। ये स्क्वायर है। देखिए अगर स्क्वायर की साइड यानी ये पूरी लेंथ जो है ये 14 है, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी 14 है और ये रेडियस होगी इधर वाली, है ना। तो इसका मतलब ये 7 हो गई रेडियस, ये भी 7 होगी। तो सर्कल की रेडियस 7 हो गई, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एरिया क्या होगा सर्कल का, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की जगह 22/7 रख देंगे और आर की जगह 7 कर देंगे। ठीक है, तो आंसर जो बनेगा अपना वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर ए और बी का सम 90 हो रहा हो, दो एंगल का सम 90 डिग्री बन रहा हो, तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी का सम 1 आता है। ये डायरेक्ट पढ़ा हुआ है अपना। और इसके अलावा साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी भी 1 आता है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा है कि अगर 90 है तो 10 a इंटू 10 b भी 1 होता है। ये सब डायरेक्ट रिजल्ट है अपने, है ना, जो हमें याद रखने हैं। तो इसका मतलब ये देखो 70 और 20 90 हो गया, तो कोस स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 71 आ जाएगा। ये भी देखो 25 65 90 हो गया, तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये भी 1 आ जाएगा। प्लस 2 इंटू ये देखो 75 और 15 ये भी 90 हो रहा है, तो 10 a इंटू 10 b भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये बना 1 प्लस 2 कितना, 3। ठीक है, नेक्स्ट, दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात अपने को दे रखा है। तो पहले बर्तन में जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो दिया 3:2। दूसरे में हमें गिवन है 6:5। कह रहे हैं इन दोनों को मिला दें तो जो मिक्सचर बनेगा इनका, इसमें रेशियो होना चाहिए 4:3। तो किस रेशियो में मिलाया गया? तो जब भी हमें किसी रेशियो में मिलाना है और वो पता करना है कि क्या रेशियो होगा, तो हम इसको इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, ये सारा हमने क्लास में कर रखा है, सब पढ़ा हुआ है। इन तीनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 और 7, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 और 7, और यहाँ हो जाएगा 5 और 11। ठीक है, तब ये तीनों इक्वल हो जाएंगे टोटल क्वांटिटी। अब या तो आप देखो क्या करो कि जो मिल्क है उसकी क्वांटिटी लेके तीनों उससे रेशियो निकाल सकते हैं कि वो किस रेशियो में मिला है। जिस रेशियो में मिल्क होगा उसी रेशियो में दोनों मिक्सचर भी मिलेंगे। और या फिर आप वाटर से निकाल सकते हैं, जिस रेशियो में वाटर मिलेगा उसी रेशियो में दोनों मिक्सचर भी मिलेंगे। ठीक है, तो मैं मिल्क से निकाल लेता हूँ। देखो कितना आएगा, 11 इंटू 7 को 3 से गुणा किया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 11 इंटू 3 33, तो ये 231 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू है ना। फिर 6 को इससे करेंगे 35 इंटू 6 210 आ जाएगा। और फिर मिक्सचर में 55 है, 55 इंटू 4 220 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम रेशियो निकालें कि किस रेशियो में मिलाई गई है क्वांटिटी, तो ये आ जाएगा आपका 10 और ये आ जाएगा 11, यानी 10:11 में मिलाया गया। ठीक है, तो आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अगर दो वस्तुओं में से हर एक को समान मूल्य पर बेचते हैं, यानी विक्रय मूल्य या एसपी सेम होता है, और एक पे प्रॉफिट और एक पे उतना ही परसेंट की लॉस होता है, तो सीधा फॉर्मूला है कि अगर एक पे x% प्रॉफिट हो रहा है, एक पे x% लॉस हो रहा है, तो कुल मिला के लॉस होगा कितने का, x² अपॉन 100% का लॉस होगा। तो अब यहाँ पे 10 आ रहे हैं ना, x की जगह 10 का लाभ 10 की हानि, तो सीधा आंसर हो जाएगा कि लॉस होगा 10 का स्क्वायर 3200, इतना लॉस होगा। ठीक है, और ये आएगा आपका 1%, इसका मतलब 1% का लॉस होगा। ये हमने डायरेक्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट पढ़ रखा है कि 1% का आंसर आएगा, x² अपॉन 100 आता है। ठीक है, 1%। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। दो पाइप एक्स और वाई एक टंकी को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये एक्स पाइप का टाइम है 20 मिनट और वाई पाइप का टाइम है 30 मिनट। अब दोनों मिला के मान लो 60 लीटर का टैंक है, डिवाइड करेंगे तो ये 3 लीटर पर मिनट भर सकता है, ये 2 लीटर पर मिनट भर सकता है। कह रहा है कि कुछ समय के लिए दोनों को एक साथ ओपन किया गया। देखिए ऐसी स्थिति है, मान लो यहाँ से यहाँ तक ओपन किया गया, तो यहाँ तक दोनों ओपन रहे, कितने देर के लिए रहे वो तो हमें निकालना है। इसके बाद एक्स को बंद कर दिया, एक मिनट, ए बी नहीं है, एक्स वाई, यहाँ तक एक्स प्लस वाई दोनों वर्क करेंगे। यहाँ फिर एक्स को क्लोज कर दिया तो केवल वाई वर्क करेगा। ठीक है, और पूरा टाइम जो लग रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो पूरा टाइम है वो 18 मिनट का लग रहा है, 18 मिनट का टाइम लग रहा है। ठीक है,
तो अब मैं एक बार मान लेता हूँ कि ये दोनों टी समय तक टाइम रहे, टी मिनट तक चालू रही, तो ये बचेगा 18 माइनस टी, ये वाला टाइम। अब देखो दोनों मिलकर भर रहे हैं टी समय के लिए, तो दोनों मिलकर 5 यूनिट भरेंगे, और टी मिनट में कितना भरेंगे, तो 5 टी हो जाएगा, है ना। फिर वाई अकेला भरेगा केवल, तो 2 आ जाएगा, और 2 कितने टाइम तक, तो 18 माइनस टी टाइम तक, और ये आ जाएगा आपका 18 के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 टी माइनस 2 टी, यानी ये 3 टी बचेगा, और ये 36 होगा। 18 नहीं भरेंगे, कितना, 60 लीटर भरेंगे, ये 36 बनेगा ना, ये 36, 36 इधर माइनस होगा, 24 आ जाएगा। इसका मतलब टी कितना हो गया, 8 मिनट। तो पाइप एक्स जो है ना वो टी मिनट बाद बंद किया गया था, इसका मतलब एक्स मिनट बाद में बंद किया गया, ठीक है, सॉरी 8 मिनट बाद में बंद किया गया, बी ऑप्शन आ गया। यदि त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का आंतरिक द्विभाजक है, देखिए तो मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये ए बी सी मान लेते हैं, नाम दे देते हैं इसका। तो ए से डी तक ये इस एंगल ए का बाइसेक्टर है, मतलब कोण द्विभाजक है ये, ठीक है। और ए सी अपने को गिवन है 14, और ये गिवन है 6, और ये दे रखा है टोटल 6 नहीं है, ये है अपने को दिया है, 1 मिनट, ये 10 दिया हुआ है, ये 14 है, और ये 6 दे रखा है, ठीक है। अब हमें पता है कि कोई भी त्रिभुज में कोण द्विभाजक जो होता है, ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर जो होता है, वो सामने की साइड को बाकी दोनों साइड के रेशियो में डिवाइड करता है ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बी डी का डी सी से रेशियो वही होगा जो ए बी का इससे होगा ए सी से। अब अगर हम बी डी से डी सी का रेशियो निकालें, तो ए बी तो है 10, ये है 14, इसका मतलब ये आएगा 5 से 7 का रेशियो। तो आपको क्या करना है, ये जो 6 है ना, तो 5:7 में बांटना है, टोटल 12 बना, लेकिन 12 तो 6 सेम ही है टोटल, तो है ना, आधा हो गया। इसका मतलब 5 की वैल्यू क्या आ गई, 2.5, और 7 की वैल्यू 3.5। तो ये बी डी जो लेंथ है ये 2.5 आ जाएगी, और ये 3.5 आ जाएगी। हमें कौन सा पूछा है, हमें बी डी पूछा है ना, तो आंसर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, किसी धनराशि पर 2 साल के लिए 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अगर आप 10% दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करें, तो जो इक्विवेलेंट रेट बनती है वो इसे निकालते हैं, क्योंकि टोटल इतना परसेंट ब्याज मिलेगा, और ये आएगा 21%। तो सीआई जो बनेगा वो 21% बनेगा, लेकिन जब ऐसा ही देखेंगे तो ऐसा ही तो 10-10 ही होगा, यानी दोनों साल कितना रहेगा, 20%। तो अब हमें कह रहे हैं कि सीआई जो है, यानी 21% की जो वैल्यू है वो 420 रुपये, तो कितने से मल्टीप्लाई हुआ, 20 से, और कह रहा है ऐसा ही बताओ, यानी 20 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो आंसर हो जाएगा आपका 4, ठीक है, 400 रुपीज, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाँ देखिए, कोई धनराशि 3 वर्षों में पी और ए थ्री का मतलब है 3 साल का मिश्र धन, ये 1 से 8 हो जाए, वही धनराशि सेम पी जो है वो कितने साल में, मान लेते हैं एन साल है इस बार, है ना, 16 गुना हो जाएगी, यानी 1 से 16 हो जाएगी। अब अगर आप देखें तो देखो 8 की पावर में 16 को नहीं लिख सकते हैं, है ना, लेकिन दोनों को 2 की पावर में दिखा सकते हैं, तो इसको हम 1 का क्यूब और 2 का क्यूब कर लेंगे, और इसको कर लेंगे 1 की पावर 4 और 2 की पावर 4। अब क्या तरीका होता है कि भाई यहाँ वाला ये टाइम ही तो होता है ना, पावर में जो होता है वो टाइम ही तो होता है, तो 3 की वैल्यू अगर 3 है, तो इसका मतलब 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, तो एन की जगह 4 आना चाहिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 3 की पावर 2019 को 10 से विभाजित करें तो क्या शेष बचेगा, 3 की पावर 2019 को 10 का भाग देना है। देखो मैं इसको 3 के स्क्वायर में लिखता हूँ ताकि -1 बचे, है ना, तो मैं 2 का भाग दे दूँ इसमें, तो ये आ जाएगा 1008, फिर 1 बच जाएगा पावर, और तो ये टोटल 2019 हो गया, देखो ना,
ये तो हो गया 2018, 9 आएगा, 1009 आ जाएगा। ये इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2018 हो जाएगा और फिर 3 की पावर 1 बचा, इसमें 10 का भाग देंगे तो ये एक्चुअल में ऐसे लिखा जा सकता है 9 की पावर 1009 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 से 9 में डिवाइड करेंगे -1 बचेगा, तो -1 की पावर 1009 और 10 में 3 से तो 3 में तो 10 डिवाइड करेगा नहीं तो 3 ही बच जाएगा। अब -1 की पावर अगर आप कुछ भी करें तो -1 रहेगा, अगर विषम करें तो -1 रहेगा, +1 करें तो क्या रहेगा +1, सॉरी -1 की पावर इवन होती है अगर सम संख्या होती तो +1 और विषम है तो -1, तो ये -1 आ जाएगा, ये 3 हो गया यानी -3 बच रहा है। -3 का मतलब होता है कि 10 से 3 कम है ना, तो 10 से 3 कम करो, तो 10 से 3 कम करेंगे यानी कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर 7 आएगा, ठीक है, यानी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, एक चोर दोपहर 1:30 बजे, देखो चोर जो है वो 1:30 बजे भागा, 1:30 बजे भागा और मालिक जो है उसने 2 बजे उसका पीछा शुरू किया, इसका मतलब चोर जो है वो 1:30 से 2 बजे तक मतलब आधा घंटा भाग चुका है। तो आधे घंटे में चोर कितना भाग जाएगा, जैसे मान लो यहाँ से भागा तो आधे घंटे में कितना भाग जाएगा चोर, तो देखो उसकी स्पीड कितनी है 40, तो 40 की स्पीड से आधे घंटे भागा तो इसका मतलब 20 किलोमीटर भाग चुका है। तो जब चोर जो है वो 20 किलोमीटर आगे है, मान लो यहाँ पर है, तब जो ओनर है वो यहाँ से भागेगा, यहाँ से चलना शुरू करेगा, इसका मतलब ये इधर भाग रहा है और ये इसका पीछा करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमें इसको ये गैप कवर करना पड़ेगा है ना 20 किलोमीटर का, तो गैप कितना कवर करना है 20 किलोमीटर। स्पीड रिलेटिव रहेगी, इसकी स्पीड गिवन है 50 और इसकी दे रखी है 40, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड करें तो इसका मतलब 10 किलोमीटर पर आवर से कवर होगा, तो 2 घंटे और लग जाएंगे है ना, ये गैप कवर करने में 2 घंटे लगेंगे मालिक को। इसका मतलब चोर जो है मालिक के दौड़ शुरू करने के 2 घंटे बाद पकड़ा जाएगा, तो उसने दौड़ना शुरू कब किया 2 बजे, 2 घंटे और जोड़ देंगे इसका मतलब 4 बजे, ठीक है, तो 4 बजे मालिक जो है वो चोर को पकड़े। नेक्स्ट, इकाई का अंक बताना है, देखो इकाई के अंक में इनका तो कोई रोल है ही नहीं, केवल 3 लेना है, तो 3 की पावर 45 और यहाँ से भी ये छोड़ दो 4 की पावर कितनी 35। अब क्या तरीका होता है कि जब भी हमें रिमाइंडर बताना, सॉरी यूनिट डिजिट बतानी होती है हम 4 से डिवाइड करते हैं ना, और जो रिमाइंडर बचता है वो लिख लेते हैं, जैसे 4 का भाग 45 में देंगे तो 1 बचेगा, 4 का भाग 37 में देंगे तो 1 बचेगा, इसका मतलब 3 × 4 12 बचा और 12 की यूनिट डिजिट 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन है ना, यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा। नेक्स्ट, एक दुकानदार जो है वो 20% का डिस्काउंट देता है और फिर भी 20% का प्रॉफिट कमा लेता है, तो हमें ये बताना है कि वस्तु का अंकित मूल्य एमपी जो है वो सीपी से कितना ज्यादा है। हमें पता है एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट और सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, है ना, तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो गया 20 और डिस्काउंट कितना हो गया 20, ये आ गया 120 और ये आ गया 80, ठीक है, यह कह सकते हैं 3 से 2 आ गया, यानी अगर मान लो क्रय मूल्य या सीपी 2 हुआ तो एमपी 3 होगा, तो कह रहे हैं कि एमपी सीपी से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है ना, कितने पर 2 से, 2 पर 1 ज्यादा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 50, ठीक है, 50% जो है एमपी सीपी से ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट, चलिए ये दे रखा, देखो ये 3 वर्षों में कंपनी के अलग अलग जो खर्च है वो दे रखे हैं ना, एक 3 वर्षों में नहीं, 2 वर्षों में, सॉरी 2 वर्षों में अलग अलग खर्च दे रखे हैं, तो 2 वर्षों में 18 का दिया और 20 का दे रखा है ना, ये कह रहे हैं कि 2018 की तुलना में 2020 में कंपनी का जो कुल खर्च है उसमें कितने परसेंट वृद्धि हुई, तो देखो टोटल करें अगर 8 12 13 यानी इस पर तो टोटल खर्च हो रहा है 130 का, जैसे ये लाख में दे रखा होगा ना, यहाँ लाखों में दे रखा है, ठीक है, तो 130 लाख हो गया, मतलब 12 5 17, तो ये आ जाएगा आपका 150 185, कह रहे हैं ये इससे कितना ज़्यादा है ये वाला खर्च है ना, ये इससे 55 ज़्यादा है, ठीक है, और 55 ज़्यादा इसका मतलब हो गया
कि 55 ज़्यादा हो गया 130 पर, इंटू 100 प्रतिशत में बदल देंगे इसको, 13 का भाग देंगे तो ये आएगा 4, 2 और 3, लगभग 42.3% आ जाएगा ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया है कि x प्लस के जो है इन दोनों बहुपदों का HCF है, तो k की वैल्यू क्या होगी। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर कोई भी जो टर्म है या कोई भी व्यंजक है या एक्सप्रेशन है, वो अगर किसी भी पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो इसका मतलब वहां से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो भाग पूरा लगेगा। और डिवाइड हम नहीं करेंगे डायरेक्ट, वो लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं लगाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। हम क्या करते हैं, वो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं जो हमने पढ़ी हुई है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि भाई जो भी फैक्टर है इनका ना, जैसे ये जो है ना, ये दोनों का फैक्टर है, गुणनखंड है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, इसको जीरो रख के, है ना, या इसका जीरो निकाल लो, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस के आ रही है। अब माइनस के अगर हम यहाँ पे रखें, इसमें और इसमें दोनों में x की जगह, तो देखो पहले में रखेंगे तो क्या बनेगा, के स्क्वायर प्लस पी इंटू माइनस एक्स, माइनस एक्स की जगह माइनस के रख रहे हैं और प्लस क्यू। और जब हम रखते हैं इसका मतलब है कि रिमाइंडर निकाल रहे हैं, है ना, तो रिमाइंडर जीरो होना चाहिए क्योंकि ये फैक्टर है, तो इसको जीरो रख सकते हैं। ठीक है, दूसरे में भी यही होगा कि x की जगह अगर k रखें तो रिमाइंडर जीरो आएगा। रिमाइंडर जीरो आने का मतलब यहाँ भी बराबर में जीरो रख लें। अब दोनों को अगर माइनस करें, इसमें से ये घटाएं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, और ये साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस। तो देखो ये तो हो गया माइनस का पी के, और ये प्लस का एम के, और ये क्यू माइनस प्लस का क्यू माइनस का एम बराबर जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हम के कॉमन ले लें, तो एम प्लस का पी माइनस का बचेगा, और इसको इधर लें तो एन प्लस का क्यू माइनस का हो जाएगा। और यहाँ से के बराबर बना एन माइनस क्यू अपॉन एम माइनस पी, यानी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए क्या गिवन है कि ए और बी अगर मिल जाएं तो 12 दिन लगेंगे, और बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। टोटल वर्क मान लेते हैं 48 यूनिट, 12 इंटू 4 हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 4 यूनिट पर डे और इसके 3 यूनिट पर डे। अब क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि पहले ए ने काम किया अकेले ने ना, कितने दिन, 5 दिन। फिर बी ने काम किया कितने दिन, 7 दिन। और फिर सी ने काम किया 13 दिन। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 दिन ए ने काम किया तो 5 ए की एफिशिएंसी ए मान लो, है ना, तो 5 ए, 7 बी और 13 सी, इनका टोटल 48 वर्क होना चाहिए, टोटल 48 यूनिट होना चाहिए टोटल। ठीक है, अब देखो हमें ए बी सी की एफिशिएंसी अलग अलग नहीं पता है, तो मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। देखो 5 ए के साथ लिख देते हैं, 7 में से 5 इधर लिख दिए, बचे कितने, 2। तो बी को अलग लिख लिया, यहाँ से 2 सी इसके साथ लिख दिए, बचे कितने, 11 सी। ऐसा करने का देखो क्या फायदा हुआ, यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी बच जाएगी, ये 2 कॉमन आएगा तो बी प्लस सी बच जाएगा, और ये 11 सी हो गया, 48। अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमें पता है कितनी है, 4 है, देखो ना, तो इसकी जगह 4 रख देंगे। और बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, तो इसकी जगह 3 रख देंगे, और 11 सी बराबर 48। अब ये आ गया 20 और 6 26, 26 उधर माइनस होगा, तो ये 22 बचा। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे। और अगर सी की एफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे है, तो वो अकेला 48 यूनिट काम कितने में करेगा, तो सी को कितना टाइम लगेगा 48 यूनिट में, 2 की एफिशिएंसी से 24 डेज लगेंगे भैया ना, 24 दिन। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हाँ, एक वृत्त के भीतर एक बिंदु पी पर 2 जीवाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ये मान लीजिए कि एक सर्कल है, इसके अंदर 2 जीवाएं हैं, मान लीजिए ना,
एक दे रखा है ए बी और एक दे रखी है सी डी, और ये पी पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है। अब हमें गिवन है कि ए पी जो है वो 4 है, सी बी 6 है, सी पी 3 है, और ये एक बार एक्स मान लेते हैं, डी पी है ना। तो हमें पता है कि ए पी इंटू पी बी, ए पी इंटू पी बी बराबर होगा सी पी इंटू पी डी। ए पी तो हो गया 4, ये हो गया 6, ये दे रखा है 3, और ये हमने एक्स माना होगा, तो 3 से ये 2 हो जाएगा और एक्स बराबर 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली लेंथ 8 है, इधर वाली ये 8 हो गई। और कह रहे सी डी बताओ टोटल कितनी है, तो 3 ये हो गई, 8 ये आ गई, इसका मतलब 11 आ गई। ठीक है, सी डी की लेंथ 11 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक समान धातु के दो गोले हैं जिनके वजन हमें दे रखे हैं, और कह रहा है छोटे गोले की त्रिज्या ये है तो बड़े की त्रिज्या क्या होगी। देखो वजन या वेट जो होता है, वो होता है वॉल्यूम यानी आयतन इंटू घनत्व, घनत्व को बोलेंगे डेंसिटी। अब घनत्व क्या होता है कि अगर मान लो सेम ही मेटल से बना रखे हैं दोनों, है ना, तो डेंसिटी जो है वो इक्वल होती है दोनों की। और जब डेंसिटी इक्वल हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि वेट जो है वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, तो हमें क्या है कि कंपैरिजन तो दे तो हमें वेट रखे हैं, लेकिन हम कंपैरिजन वेट का तो कर नहीं सकते, तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि वेट का कोई फॉर्मूला नहीं होता है डायरेक्ट, है ना, डेंसिटी से निकालना पड़ता है वो। तो डेंसिटी दे नहीं रखी है तो वो इक्वल है क्योंकि सेम मेटल बोला है दोनों ने, है ना, सेम मेटल के बने, इसका मतलब डेंसिटी इक्वल है। तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, वेट अपने आप जो है उसी रेशियो में आएगा, है ना। तो अब देखो दोनों के वॉल्यूम किस रेशियो में होंगे। मान लो पहले गोले का वॉल्यूम V1 है, दूसरा V2 है, तो वॉल्यूम क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, इसकी रेडियस R1 मान लो, है ना, तो इसका क्यूब, और ये होगा 4/3 पाई R2 का क्यूब। तो ये दोनों कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, और ये वॉल्यूम आना चाहिए जो वेट का वॉल्यूम, सॉरी वेट का जो रेशियो आएगा वही वॉल्यूम का आएगा। तो वेट क्या है 5020 और 7040, आप इसको 74 से डिवाइड करेंगे, ये 8 आ जाएगा। अब कह रहे हैं पहले गोले की, छोटे गोले की त्रिज्या, है ना, छोटा कौन सा होगा, दूसरे वाला जिसका वजन कम है या आयतन कम है, ये 5 है, तो ये बतानी कितनी। तो R1 तो हमें निकालना है, ये हमें 5 दे रखा है, दूसरे वाले की रेडियस 5 दे रखी है, और ये आ गया आपका 8/1। और यहाँ से अगर हम R1 का क्यूब बराबर लिखें, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, और ये इधर आएगा तो 5 का क्यूब, क्यूब बता दें अगर दोनों तरफ से, तो R1 कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, साइन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर √2। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, कोट थीटा पूछा है अपने को, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी टेन या कोट पूछे तो डायरेक्ट ही निकाला करो, है ना, तो ज़्यादा सॉल्यूशन की जरूरत नहीं। साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। अब मैं कोस थीटा दोनों एक तरफ कर लेता हूँ ना, इसको भी इधर ले आते हैं और कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब इसको साइन थीटा को मैं इधर ले आता हूँ ताकि कोट बन जाए ना, क्योंकि मुझे कोट थीटा चाहिए, और इसको उस तरफ ले जाते हैं √2 माइनस, तो ये कोट थीटा बन गया। और ये जो होगा ना इसको रेशनलाइज कर लेंगे, क्या करेंगे, इसको √2 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा √2 +। ठीक है, अपोन में 1 आएगा तो आप छोड़ सकते हैं, तो आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, देखिए समचतुर्भुज दे रखा है, रोम्बस दे रखा है ना, ये रोम्बस है, और इसके जो दोनों डायगोनल लगे हुए हैं, ये दोनों डायगोनल है इसके, इनकी लेंथ जो है वो एक की 12 है, मान लो ये 12 है, ये 16 है, तो जैसे मान लो ये 16 है तो ये 8 हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी है समचतुर्भुज या रोम्बस में कि उसके जो डायगोनल है या विकर्ण है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट पर, है ना, मध्य बिंदु पर काटते हैं, तो सम विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये 8 हो गया, ये अगर 12 है तो ये 6 हो जाएगा। एक और प्रॉपर्टी है, ये 90 डिग्री पर भी काटते हैं एक दूसरे को, है ना, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। देखो राइट ट्रायंगल हो गया, इसमें ये 6 ये 8 है, तो 90 के अपोजिट 10 आ जाएगा। अब क्योंकि ये रोम्बस है तो सारी साइड ही क्या हो जाएंगी, 10 हो जाएंगे, है ना,
तो परिमाप या पेरीमीटर होगा 10 10 10, चारों को जोड़ देंगे तो मतलब 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 750 मीटर जा सकती है 675 सेकेंड में। देखो विपरीत दिशा में चाल होती है u माइनस वी, और चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय। तो डिस्टेंस कितनी है 750, टाइम कितना है 675। इसको अगर हम कैंसिल आउट करें तो ये आ जाएगा 75 से ही घट जाएगा, ये 10 और 9 आ जाएगा। लेकिन ये आएगा आपका मीटर में और ये आएगा सेकंड में, यानी ये मीटर पर सेकंड है। तो अगर हम इसको किलोमीटर पर आवर में बदल लें, इसको हम गुणा कर लेते हैं 18/5, और ये जब सरल करेंगे 2 ये आएगा, 2 4 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। तो u माइनस भी 4 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। दूसरा ये कह रहे हैं कि धारा की दिशा में इतनी ही दूरी वापस चल कर आ सकती है 7.5 मिनट में। तो वापस चलने का मतलब इस बार चाल u प्लस वी हो जाएगी, क्योंकि धारा की दिशा में हो जाएगी चाल, है ना। तो u प्लस वी वापस उतनी दूरी आना है ना 750, और 7.5 मिनट का मतलब 7 मिनट में 420 सेकंड, और आधे मिनट में 30, और मतलब 450 सेकंड हो गए। इसको आप 15 से कैंसिल आउट करें, 5/3 मीटर पर सेकंड आ रहा है। इसको किलोमीटर पर आवर में बदल दें अगर आप 18/5 करके, तो ये आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। अब हमें कह रहे हैं शांत जल में नाव की चाल बताइए। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या हो गया ना। शांत जल में मतलब हो गया हमें u निकालना है इन दोनों वैल्यू से, है ना। तो देखो u प्लस वी तो कितना आया 6, और u माइनस वी कितना आ रहा था 4। दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो ये कैंसिल आउट, 2u बराबर 10, मतलब u कितना 5 किलोमीटर पर आवर। ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मीनार के आधार से जैसे मान लेते हैं कि ये मीनार है ना, ये टावर है, ठीक है, और इसके आधार से दो पॉइंट है, एक ए मान लो एक बी मान लो। ये वाला पॉइंट ए डिस्टेंस पे है और ये वाला पॉइंट बी डिस्टेंस इसके बेस से, है ना। और ये दोनों पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं, ये वाला और ये वाला, ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। दोनों पूरक कोण है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका एंगल समझो 90 होता है। तो ये जो आपका थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा बचेगा। अब इधर वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें, ये एच मान लेते हैं इसकी हाइट, है ना। ये पूछिए हमें क्या होगी। इस ट्रायंगल में ये एंगल लें अगर, तो इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर या लंब हो गया, ये आधार या बेस हो गया, है ना। तो हम टेन थीटा लगा सकते हैं। देखो टेन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का 10 ले रहे हैं, है ना। तो उधर लंब यानी एच आधार हो गया ए, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा। कोट थीटा बराबर एच अपॉन ए हो गया। फिर ये जो बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है इसमें थीटा पे लगाए 10, तो ये एच है और ये बी है पूरी, है ना। तो 10 थीटा बराबर हो जाएगा एच अपॉन बी, लंब बट्टे आधार लगा देंगे। ये दूसरी इक्वेशन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें अगर 1 और 2 पे, तो कोट थीटा इंटू 10 थीटा बराबर हो गया एच अपॉन ए इंटू एच अपॉन बी। देखो कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/10 थीटा, इधर हो गया एच स्क्वायर अपॉन ए बी। 10 थीटा कट जाएगा, ए बी को इधर ले आए तो ए बी बराबर एच स्क्वायर हो गया। इसका मतलब जो हाइट है टावर की वो अंडर रूट ए बी बचेगी, ठीक है। इसमें बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर, अंडर रूट ए बी के बराबर है। वैसे तो ये सीधा याद ही रखते हैं हम, लेकिन आप निकाल भी सकते हैं, ज़्यादा लेन देन नहीं। फिर कह रहे हैं कि एक अर्धगोला है और एक शंकु है। दोनों की आधार त्रिज्या बराबर है, मतलब आर की वैल्यू दोनों के लिए सेम। ये भी आर ही होती है, इसकी हाइट भी आर ही होती है ना, ये भी आर है, और इसकी रेडियस भी आर है। इसकी हाइट ये होगी, इसको हम एच बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये दोनों के लिए सेम है। अब दोनों की हाइट का रेशियो क्या होगा अगर इनके वॉल्यूम सेम है। तो इसका मतलब मान लो इसका वॉल्यूम जो भी होगा अर्धगोले का वो इसके वॉल्यूम के बराबर है, दोनों बराबर रखें। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब।
और इसका क्या होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कौन का होता है, शंकु का। आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से एक पावर बचेगी, 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो इधर 2r बचा, इधर एच बचा। और यहाँ से r/h करें तो 1:2 आ रहा है। आर का मतलब ये इसकी हाइट हो गई है ना अर्धगोले की, हेमीस्फीयर की हाइट, और इसकी हाइट का रेशियो 1:2 आएगा, ठीक है। यानी आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, 5 अंकों की एक संख्या, 5 अंकों की एक संख्या दे रखी है, 4, 7, 5, फिर आगे 2 स्टार लगा रखे हैं। ये 3, 7 और 11 से डिविजिबल है। देखो 3, 7, 11 का कोई डायरेक्ट रूल तो होता नहीं है, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि इनका प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। 3, 7, 11, तो यह आएगा 231। इसका मतलब अगर कोई नंबर 231 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3, 7 और 11 तीनों से डिवाइड हो जाएगा। अब मैं 5 अंकों की संख्या है, देखो 5 डिजिट का नंबर है ना, तो मैं 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लेता हूँ। ये सबसे बड़ा नंबर होगा 5 डिजिट में, है ना। इसको 231 से डिवाइड कर, तो ये 2 बार डिवाइड हो रहा है, देखो, है ना। 462 आएगा। ये आपका बचा 13, और आगे 9 लिखेंगे, अभी तो होगा नहीं, फिर 9 लिखेंगे, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 2 × 6 आ जाएगा, है ना। 6 से ये 1386 आ, तो बचा कितना, 13। रिमाइंडर 13 बच रहा है। रिमाइंडर का मतलब ये होता है कि इस नंबर का इसमें भाग देंगे, तो अगर इससे 13 नहीं होता, ये 13 नहीं होता एक्स्ट्रा, तब वो पूरा डिवाइड हो जाता है। यानी कौन सा नंबर डिवाइड हो जाता, तो 47,599 में से 13 अगर घटा दें तो बचा हुआ नंबर पूरा डिवाइड है ना। 13 घटाने में क्या बचा, 8 और 6, ठीक है। इसका मतलब ये वो नंबर है इस फॉर्मेट का जो कि 231 से डिवाइड होगा, और जो नंबर 231 से डिवाइड होगा वो 3, 7, 11 से भी हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में यानी 3 डिजिट यही रखते हुए यही एक नंबर होगा जो इनसे डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि अंतिम 2 अंकों का योग क्या होगा, तो अंतिम 2 अंक है 8 और 6, 8 और 6 का जोड़ हो जाएगा 14, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये अपना पेपर था इस संडे का। उम्मीद है सभी लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा और सभी के मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले पेपर सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।